जिंदा तो जिंदा मुर्दा आनंदपाल भी अब राजस्थान पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने अब आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले उन 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जिन्हें कभी आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद तमगों से नवाजा गया था। जब तक वो जिंदा रहा, पुलिस 2 सालों तक 5 राज्यों की पुलिस के लिए छलावा बनता रहा। जब उसकी मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पुलिस को 20 दिनों का इंतजार करना पड़ा। और अब जब उसकी मौत के बाद उसके एनकाउंटर के मामले पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, तो यही क्लोजर रिपोर्ट एक बार फिर से पुलिस के गले की फांस बन गई है। कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया है। यानी जिंदा तो जिंदा मुर्दा आनंदपाल अब भी राजस्थान पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने अब आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले उन 7 पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जिन्हें कभी आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद तमगों से नवाजा गया था। लेकिन फिर सवाल ये है कि जिस सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में आनंदपाल के एनकाउंटर को सही पाया था, आखिर अदालत में वही तफ्तीश झूठी या फिर यूं कहें कि गलत कैसे साबित होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने क्लोज रिपोर्ट खारिज कर पुलिस वालों पर केस चलाने का आदेश दे दिया? तो इस कहानी को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आनंदपाल के घर वालों ने आखिर इस एनकाउंटर के खिलाफ अदालत में ऐसे कौन से तर्क पेश किए जिसके सामने सीबीआई की पूरी जांच रिपोर्ट ही हवा हवाई साबित होगी। लेकिन आपको ये सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से बताएं, उससे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर आनंदपाल था कौन और उसका एनकाउंटर कैसे हुआ, जो सवालों के घेरे में आ गया। राजस्थान के नागौर जिले से आने वाला गैंगस्टर आनंदपाल सिंह अपने खूंखार अंदाज के लिए जाना जाता था। उसके सिर पर 7 से ज़्यादा कत्ल समेत कई संगीन इल्जाम थे और एक के बाद गिरफ्तार हो जाने के बाद पुलिस को चकमा दे रहा था। ऐसे भागा कि फिर कभी वो पकड़ में ही नहीं आया। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी आनंदपाल का 2 सालों तक पीछा करती रही और आखिरकार राजस्थान पुलिस की एसओजी और चूरू पुलिस ने आनंदपाल को 24 जून 2017 को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि आनंदपाल का पीछा करने के दौरान उन्हें उसके 2 भाइयों विकी उर्फ रूपेश और देवेंद्र उर्फ गट्टू के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनके बताए मुताबिक आनंदपाल की लोकेशन पता चली, जो चूरू जिले के मालासर गांव की थी, जहां आनंदपाल एक मकान की छत पर छिपा था। पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया और इसके बाद आनंदपाल को सरेंडर करने को कहा गया। ये भी कहा गया कि उसका भाई पुलिस के पास है, इसलिए वो सरेंडर कर दे। लेकिन पुलिस की माने तो आनंदपाल ने छत से पुलिस वालों पर AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस की गोली से आनंदपाल मारा गया। लेकिन आनंदपाल के घर वालों और उसके चाहने वालों के मुताबिक पुलिस का ये एनकाउंटर झूठा था। उन्होंने इस मामले में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होने तक आनंदपाल की लाश का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। अब करीब 20 दिनों तक लोग आनंदपाल की लाश के साथ प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार तत्कालीन राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई कोर्ट के हवाले कर दी। अब सीबीआई कोर्ट ने मामले की जांच की और एनकाउंटर को लेकर कही गई पुलिस की बातों को सही पाया और अपनी तफ्तीश के बाद साल 2020 में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन आनंदपाल के घर वालों ने इस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया और 4 साल तक ACJM की कोर्ट में सुनवाई चलती रही और आखिरकार दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल समेत दूसरी कई धाराओं में केस चलाने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि आनंदपाल का एनकाउंटर जेन्युइनली नहीं बल्कि झूठा और पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने के बाद उसे करीब से कई गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर बचाव पक्ष ने वो कौन सी दलीलें दी जिसमें क्लोजर रिपोर्ट की धज्जियां उड़ गई। तो आइए अब उन दलीलों को एक एक पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं।
दलील नंबर 1, जिसमें ग्लोक पिस्टल ने पुलिस के झूठ की पोल खोल दी। पुलिस ने बताया है कि आनंद पाल छत से ही AK-47 से फायरिंग कर रहा था। ऐसे में गोलियां की बौछार के बीच छत पर जाना मुश्किल था। पुलिस की तरफ से आनंद पाल के भाई के साथ उसे लेकर मकान की सीढ़ियों तक गई, लेकिन आनंद पाल ऊपर से फायरिंग करता रहा और आखिरकार पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और तब आनंद पाल लड़खड़ाता हुआ अपनी AK-47 के साथ सीढ़ियों में गिर गया। यानी एनकाउंटर के दौरान पुलिस छत पर गई ही नहीं, लेकिन जांच में पता चला कि आनंद पाल को CO विद्या प्रकाश की ग्लोक पिस्टल से भी गोली मारी गई थी और उस ग्लोक पिस्टल का खोखा मकान की छत पर मिला था। अब यह सवाल ये उठता है कि अगर गोली नीचे से चलाई गई तो छत पर पिस्टल का खोखा कैसे मिला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट बताई है कि ग्लोक पिस्टल को खोखा वहीं गिरता है जहां से फायरिंग की जाती, यानी गोली चलाए जाने के दौरान पुलिस ने झूठ बोला। अब दलील नंबर 2, लाश पर थे करीब से गोली मारे जाने के निशान। तथाकथित एनकाउंटर के बाद आनंद पाल की लाश का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया था। दूसरी बार किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पाया कि 7 गोलियों के जख्मों के पास टेंटुअंगी के निशान थे, ऐसे निशान जो करीब से गोली मारे जाने पर ही बनते। आनंद पाल के जिस्म पर मौजूद ये निशान भी पुलिस के दावों की पोल खोलता है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि वो छत पर था और पुलिस नीचे से गोली चला रही थी। अब दलील नंबर 3, कांस्टेबल की गलत बयानबाजी ने पर्दाफाश कर दिया। सीबीआई की जांच में पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल सोहन सिंह एनकाउंटर के दौरान सीढ़ियों पर सबसे ऊपर था, जबकि ऊपर से आनंद पाल अपनी AK-47 राइफल से फायर कर रहा था। बदले में उसने अपनी AK-47 से गोलियां चलाई और आनंद पाल को लगा। हालांकि इस एनकाउंटर में सोहन सिंह को भी एक गोली लगी और सोहन सिंह ने करीब 9 महीने बाद अपना बयान बदलते हुए कहा कि उसे जो गोली लगी वो आनंद पाल की AK-47 से चली थी, जो दीवार से टकराकर उसके पीठ में आ लगी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि मौका वारदात पर प्रैक्टिकली ऐसा नामुमकिन था। ये पॉइंट भी पुलिस और सीबीआई के खिलाफ गया। अब दलील नंबर 4, छत पर कैसे मिले सरकारी दस्तावेजों के खोखे। आनंद पाल छत पर जिस जगह छिपा हुआ था वहां सिर्फ CO की ग्लॉक पिस्टल से चली गोलियों के खोखे ही नहीं मिले, बल्कि दूसरे पुलिस वालों की राइफल और पिस्टल की गोलियों के खोखे भी मौजूद थे। अब कहानी के मुताबिक जब आनंद पाल को गोलियां सीढ़ियों पर ही लगी और वो वहीं गिर गया, तो फिर छत पर सरकारी हथियारों के खोखे कहां से आए। इस तर्क ने भी क्लोज रिपोर्ट को शक के दायरे में ला दिया। दलील नंबर 5, आनंद पाल के भाई ने खोली एनकाउंटर की पोल। पुलिस आनंद पाल के भाई रूपेंद्र पाल को अपने साथ मौका वारदात पर ले गई थी और आनंद पाल को बताया था कि वो उसका भाई है, उनके साथ हैं, इसलिए वो सरेंडर कर दे। खुद रूपेंद्र पाल ने भी पुलिस के कहने पर आनंद पाल को सरेंडर करने को कहा, लेकिन सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने आनंद पाल को नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसे करीब से कई गोलियां मारी। रूपेंद्र पाल ने अपनी गवाही में यही बात कही, जिसमें पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी पर बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया। पुलिस वालों के खिलाफ हत्या समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जाहिर है कुछ पॉइंट थे जिन्होंने पुलिस की एनकाउंटर वाली थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। कोर्ट ने इस मामले में चूरू के तत्कालीन SP राहुल बारट, कुचामन सिटी के तत्कालीन CO विद्या प्रकाश और SOG के तत्कालीन CI सूर्यवीर सिंह कुल 7 पुलिस वालों के खिलाफ केस चलाने का हुक्म दे दिया है। कोर्ट ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ IPC की धारा 302 यानी कत्ल के साथ साथ धारा 324, 325 और 326 यानी हथियारों से खतरनाक चोट पहुंचाना और 149 यानी सामूहिक रूप से को कारित करना और 147 और 148 यानी दंगा फैलाने के जुर्म में केस दर्ज करने की बात कही गई। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें खुद राज कंवर के अलावा आनंद पाल के भाई मंजीत कंवर और आनंद पाल की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले 2 डॉक्टरों की गवाही हुई है और इन गवाहियों ने क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। अब अदालत के आदेश पर आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस चलना तो तय हो गया है, लेकिन जब पुलिस के एनकाउंटर की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में एनकाउंटर को सही करार दिया है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार इस मामले में
पुलिस वालों के खिलाफ अदालत में चलने वाले मुकदमे का क्या होगा? क्या अदालत में अभियोजन पक्ष के तौर पर सिर्फ आनंदपाल के घर वाले ही अपनी बात रखेंगे? और क्या अदालत में पुलिस वालों का जुर्म साबित हो सकेगा? कहने को तो आनंदपाल एक गैंगस्टर था, पर उस पर कत्ल समेत कई संगीन जुर्म के अलावा इल्जाम थे। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज का एक बड़ा तबका आनंदपाल को रॉबिन हुड की नज़र से देखता था, यानी जो अमीरों से लूट कर गरीबों की झोली भर दे। खासकर राजपूत समाज में नौजवानों में उसकी अच्छी पकड़ थी। यही वजह थी कि जब जुलाई 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे 20 दिनों तक शासन प्रशासन की नाक में दम कर दिया। आनंदपाल अपने जुर्म की जिंदगी में सिर्फ एक बार पुलिस की पकड़ में आया और उसके बाद ऐसा फरार हुआ कि पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं सकी। पुलिस करीब 2 साल तक उसका पीछा करती रही और कम से कम 300 जगह पर दबिश दे चुकी थी। उसकी तलाश में एसपी लेवल के ऑफिसर से लेकर कम से कम 50 जवानों की टीम जाती थी। हर बार लाखों रुपए खर्च होते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उनका माने तो एक अनुमान के मुताबिक एनकाउंटर से पहले आनंदपाल की तलाश में पुलिस उस पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। आनंदपाल की राजू ठेठ नाम के एक दूसरे गैंगस्टर से दुश्मनी थी। आनंदपाल के साथियों ने साल 2014 में जेल में राजू ठेठ पर हमला किया, जिसके बाद राजू ठेठ ने भी आनंदपाल पर हमला करवाया था। बाद में 3 दिसंबर 2022 को सीकर में राजू ठेठ का कत्ल कर दिया गया। इल्जाम आनंदपाल पर ही लगा। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टरों से कई मायने में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने ना सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना, बल्कि फराटेदार अंग्रेजी बोलकर अपनी सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाई। नागौर के साम्राज्य का रहने वाला आनंदपाल कभी टीचर बनना चाहता था, लेकिन सियासत और शराब तस्करी ने उसे जुर्म के रास्ते पर ला दिया। लेकिन तस्करी के साथ ही जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही उसने जातीय समीकरण कुछ ऐसे सादे देखते ही देखते उसे समाज के लोग पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसने एक के बाद कई कत्ल किए। कुछ मामलों में लाश को तेजाब तक से जला दिया, जिससे उसके नाम का खौफ पैदा हो गया। एक समय राजस्थान में उसके नाम का सिक्का चलता था, लेकिन अब सब गुजरे वक्त की बातें। तो किस प्रकार एक गैंगस्टर अपने समाज में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो गया। युवा आज भी उसके नाम वही तवज्जो देते जो पहले देते थे। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।